देखिए बॉयल्स लॉ में था कि अगर यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट करके अगर आप वॉल्यूम में चेंज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, उसके इनवर्सली होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम जब स्लोप निकालते हैं पीवी डायग्राम, देखिए भाई बोलिए प्लीज, पी और 1/v का जो स्लोप बनाते हैं 1/v का, ठीक है, तो हम देखते हैं P इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/v है, तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। यहां पर x क्या भी है, P है, और y क्या है आपका 1/v है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। स्लोप होता है आपका tan थीटा। स्लोप अगर tan थीटा है तो tan क्या होता है, y अपॉन में x। y क्या है 1/v और x क्या है आपका P। सॉल्व करो, ये क्या आ गया, y आपका P है, y आपका P है, सॉरी y आपका P है और x क्या 1/v, तो सॉल्व करोगे PV आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PV आ जाएगा। आपको पता है PV इसका स्लोप है, तो हम जानते हैं भैया PV कुछ में क्या होता है, nRT होता है। तो हम जानते हैं PV अगर स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, तो वो क्या है, टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली है। यदि किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनवाए थे, ठीक है, कहा गया, ठीक है, नीचे बनाया वो शायद, ये देखिए, ठीक है, ये रहा। तो इनमें से किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर, तो ए का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि आपका फाइनल, भाई बोलिए मत प्लीज, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस टी अपॉन में 273.15, ठीक है भैया, इतना होगा आपका फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पर आपको टेम्परेचर किसमें रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें रखना है, ठीक है, कल मैंने बता दिया था। फिर आते हैं भैया गेल-लुजैक लो। गेल-लुजैक लो में कहता है भैया कि यदि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम जैसे प्रेशर कुकर का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इसका देखिए स्लोप, अगर मैं पी और डी के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा y अपॉन में x। y क्या है p और x क्या है आपका t, p अपॉन में t इसका स्लोप हो गया। तो हम जानते हैं p v इक्वल्स में क्या होता है, nRT होता है, तो p अपॉन में t क्या हो जाएगा, nr अपॉन में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। स्लोप जो आ रहा है, स्लोप जो आ रहा है वो क्या है भैया, वॉल्यूम के इनवर्सली है, ठीक है। अगर मैंने 3-4 ग्राफ बना दिया तो किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे कम, और जिसका स्लोप सबसे कम उसका वॉल्यूम सबसे, क्योंकि स्लोप वॉल्यूम में क्या इनवर्सली है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं फाइनल प्रेशर निकालने के लिए कि आपका भैया फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो फाइनल प्रेशर इक्वल्स टू में इनिशियल प्रेशर 1 प्लस टी अपॉन में 273.15, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, किसमें आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत की तुरंत, ठीक है भैया। अच्छा, ये तीनों लॉज है, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल-लुजैक लॉ, ये तीनों लॉ को एक साथ में लिखा गया है, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल। आपको पता पीवी, इसमें क्या होता है, पीवी इक्वल्स में कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हो P1 V1 इक्वल्स टू में P2 V2। गेल-लुजैक लॉ में वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर का रेशियो जो आता है वो कांस्टेंट आता है, इसको लिखोगे V1 T1 अपॉन में V, ये हो जाए, ठीक है। और फिर आता है भैया गेल-लुजैक लॉ। गेल-लुजैक में मैंने बताया था भैया प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट, तो इसलिए लिखोगे P1 T1 और बराबर में P2 T2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था आपको परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन वही आइडियल गैस इक्वेशन को कहते हैं परफेक्ट गैस, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी। इसकी डेरिवेशन जो होती है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके आती है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है भैया, वॉल्यूम प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली होता है, और चार्ल्स कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली होता है। इस कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और इस कंडीशन में आपका प्रेशर वो प्रेशर क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट। दोनों कंबाइन करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन में वी। अच्छा, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली, तो ये जो आ रहा है उसको हमने लिख दिया आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या लिख दिया, आर। याद होगा कल बताया था मैंने, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यही लिखा हुआ है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस द कांस्टेंट हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल गैसेस। 1 मोल गैस के लिए कांस्टेंट के पास सभी के लिए क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसको किससे लिखते हैं, आर से। फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए आप क्या करोगे, इसमें
n से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। दिस इज द परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है, v है, उसका मास क्या है, 1 ग्राम है, और भैया ध्यान रखना उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, m नॉट। कहा नहीं ये मेरा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, m नॉट है। तो हम जानते हैं पीवी इक्वल्स में क्या है, n की वैल्यू क्या होगी, गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या है भैया, m नॉट है। ये n हो गया और फिर r हो गया और ये क्या हुआ, t हो गया। तो पीवी इक्वल्स में क्या भाई, r अपॉन में m नॉट, r अपॉन में m नॉट t, ये क्या होता है, स्मॉल r के बराबर आता है। ये हमेशा उस गैस के लिए अप्लाई है जिसका मास क्या है भैया, 1 ग्राम है। जिसका मास क्या है 2 ग्राम के लिए पीवी इक्वल्स में क्या होगा, 2RT हो जाएगा। 3 ग्राम के लिए पीवी इक्वल्स में क्या होगा, 3RT हो जाएगा। जितनी ग्राम गैसेस है उसके हिसाब से आप लिख दोगे, ठीक है। चलो फिर आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर मैं पी की आर की बात करूं तो ये 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट है। 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट, 1 मोल आइडियल गैस कांस्टेंट। 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, आर, लेकिन एक मॉलिक्यूल को उसको लिखते हैं हम केबी। तो ये कैसे निकलेगा, तो भैया आपको पता है आर में 1 मोल है, हमें 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या है भैया Na का Na यानी इतने 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल बराबर में 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, ठीक है भैया। और 1 मोल में कितने नंबर होता है, Na क्या होता है, Na मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल। उनका जो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर होता है। देखिए 1 मोल का आइडियल गैस कांस्टेंट आर, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, Na मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, आर अपॉन में Na। इसी को हम लिखते हैं केबी। क्या लिखते हैं, 1 मोल के आइडियल गैस कांस्टेंट को हम लिखते हैं केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या लिखते हैं, ठीक है। तो केबी क्या होता है, आर अपॉन में Na। Na क्या है भैया, नंबर। यहां से आर की वैल्यू केबी इंटू में Na भी लिख सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में, देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, एक और फॉर्मूला होता है गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये आपको बता रखा है कि पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है। क्या होता है, तो पीवी इक्वल्स टू में एन आर की जगह पे क्या लिख दो, Na इंटू में केबी, Na इंटू में ए, समझ गया। तो ये इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है, Na इंटू में केबी। अच्छा Na को इसमें लिख दीजिए, पीवी इक्वल्स टू में एन क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, Na इंटू में केबी इंटू में क्या हुआ, टी। तो Na से Na क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, Na से Na क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हुआ, पीवी इक्वल्स टू में एन के बी, और ये क्या हुआ, टी। ये है अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए तो ये आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, 1 मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो जाए तो किसके लिए हो जाएगी, 2। एन की वैल्यू 3 हो जाए तो किसके लिए होगी, 3। समझ गया भैया, जितने मॉलिक्यूल है। हाँ अबे मैंने बोला अभी कि मैंने कहा 1 मोल का, अगर 1 मोल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो उसका आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर होता है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो Na मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं, उनका क्या है, आर है। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, आर अपॉन में Na। इसी को हम क्या लिखते हैं, केबी। समझ गया। तो आर की वैल्यू क्या होगी, केबी इंटू में Na हो जाएगी ना। आर की वैल्यू क्या होगी, केबी इंटू में Na। समझा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो भैया बता दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी कोर्स में क्या होता है, एनआरटी। तो आपको पता है आर क्या होगा, पीवी अपॉन में टी एट एसटीपी। अगर मैं एसटीपी की बात करूं तो एसटीपी प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है। क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। क्या होता है, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.15 केल्विन। ठीक है भैया, सॉल्व कर लीजिए। 1 atm की वैल्यू क्या होती है, 1.013 इंटू 10⁵ और 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, 22.4 गुणे में 10⁻³ सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, कहां गया भाई, नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है भैया, एसटीपी पे। किस पे, अगर इसको एमकेएस में करना तो जूल जो होता है वो क्या होता है, अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कैलोरी इक्वल्स टू में जूल अपॉन में 4.2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जूल लिखा हो ना, 1 मिनट भैया, जूल इक्वल्स में कैलोरी अपॉन में 4.2 होता है। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ठीक है भैया, उसकी जगह पे वो रख देना। आगे बढ़ते हैं भैया, आइडियल गैस। आए भाई बोल मत प्लीज। ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल गैस वो होती है जो
इस वाली इक्वेशन को क्या करती है, फुली ओबेड करती है। यानी अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर प्रेशर क्या है, P है, इसके अंदर गैस का वॉल्यूम क्या है, V है, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल क्या है, N है, इसके आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है, R होता है, और टेम्परेचर क्या है, T। तो मैं अगर इन तीनों की गुणा करूं और इन तीनों के दोनों के बराबर आ जाए, इन तीनों की गुणा इन दोनों की गुणा के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये कैसी गैस है, आइडियल गैस है। वैसे समझ गए भैया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते रियल गैस के लिए, ठीक है। अब देखिए, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, समझ गया। और उसके बाद मैंने कहा भैया रियल गैस के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता, लेकिन आइडियल गैस के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर आता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह कुछ हद तक बिहेव कर सकती है। वो कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम, समझ गए, वॉल्यूम ज्यादा। तो कोई भी गैस जो रियल है उसका टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हो, वॉल्यूम को बढ़ा देते हो और प्रेशर को कम कर देते हो, तो उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा किससे मैच करेगा, आइडियल गैस की तरह। यानी पीवी इक्वल्स टू आरटी की वैल्यू लगभग क्या होगी, बराबर आएगी, ठीक है भैया। उसके बाद ये ध्यान रखना, व्हाइल ड्राइविंग द आइडियल गैस इक्वेशन, दो एजम्पशन आपको ध्यान रखनी है। पहला, साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, और यहां पर किसी प्रकार का उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हम जानते हैं आइडियल गैस में जो कुल एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, काइनेटिक के बराबर होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मैंने जो बताया था, हाउ एवर नो रियल गैस आर एक्चुअल गैस फुलफिल द अबव कंडीशन। कोई सी भी कंडीशन, कोई सी भी रियल गैस ऊपर की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी, बट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर assumption are valid for some real gases like hydrogen, oxygen। समझ गए भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेरिवेशन, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पीवी डायग्राम देखते हो लो टेम्परेचर पर, पीवी डायग्राम लो टेम्परेचर, ये क्या रियल गैस है और ये क्या भैया, आइडियल गैस है। दोनों का कर्व क्या दूर दूर है, लेकिन जैसे मैंने लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर दिया, लो प्रेशर, तो ये दोनों लगभग क्या होंगे, ओवरलैप करने लगेंगे, ठीक है, ओवरलैप करें। डॉटेड मतलब रियल गैस, सॉलिड मतलब मतलब समझ लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए पीवी डायग्राम रखा है 3-4 गैसेस का, ए बी सी का, कह रहे भैया कि बताइए किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो अब देखिए भैया, ए बी सी का, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, ये लाइन खींच दी तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ पर 4 पास्कल है, तो इसके लिए भी क्या होगा 4 पास्कल, इसके लिए भी क्या होगा 4 पास्कल, 4 पास्कल, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए आपको पता है वॉल्यूम सबका क्या है, अलग अलग है, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है। तो आप जानते हैं पीवी इक्वल्स में क्या होता है, nRT। आपने कांस्टेंट क्या किया है, प्रेशर, क्या किया है, और nR तो ऑलरेडी आपको कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली मिल गया होगा, टेम्परेचर क्या होगा। अब सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, किसका, तो टेम्परेचर भी इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम वॉल्यूम किसका, इसका, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपको पता भी है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, P इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, सॉरी, V इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, T। अगर आप रियल गैस, ओए VT, अगर आप रियल गैस के लिए, भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है, ये क्या है भैया, आइडियल गैस के लिए क्या है, लेकिन कम, ठीक है, लो लो टेम्प, यार ग्राफ उल्टा बना दिया, ये है आपका रियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल गैस के लिए वीटी डायग्राम। लेकिन अगर मैं देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे रियल गैस भी क्या हो रही है, देखिए कम टेम्परेचर पर ये रियल गैस और आइडियल गैस दोनों एक दूसरे से दूर दूर थी। इसका कर्व अलग था रियल का, और आइडियल का कर्व अलग था। लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसे क्या हुआ, इसके पास में आने लगी, इसका बिहेवियर मैच करने लगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। यहां पर डॉट जो है वो, डॉट जो है वो क्या है, ठीक है, बाद में देखिए हाइट बाद में ओवरलैप करने लगता है, ठीक है। स्लो पे ध्यान देना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ठीक है भैया। पहला क्या एजम्पशन है, गैस क्या होता है भैया, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया, रिजिड होते हैं, इनके बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इनका साइज, इनके बीच का डिस्टेंस है, दूरी से क्या होता है, बहुत, हाँ, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। कोलिजन यहाँ पर इलास्टिक होगा, मतलब किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा।
किसी पर्टिकुलर गैस के हर मॉलिक्यूल की शेप एंड साइज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, लेकिन अलग अलग गैस के लिए क्या होगा, साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। इनके बीच में किसी प्रकार का म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक के बराबर। ये सारी एजम्पशन थी, पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, गैस किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो भैया बड़ा सिंपल सा लॉजिक है गैस के प्रेशर एक्सर्ट करने का, क्योंकि आपको पता है गैस के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स लगातार कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, और जब वो रैंडम मोशन में होंगे, ठीक है, तो वो लगातार कंटेनर की वॉल से क्या करेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, लगातार कंटेनर की वॉल से कोलाइड। कोलिजन के दौरान ध्यान दीजिए भैया, कोलिजन के दौरान में, ठीक है, वो उनका मोमेंटम लगातार चेंज होगा, उन पे लगातार फोर्स लगता है, और न्यूटन कहते हैं कि भैया जैसे एक्शन है वैसे क्या होगा, रिएक्शन, तो उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, कंटेनर की वॉल पर, ठीक है भैया। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर जिसके अंदर वो प्लेस्ड है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन मैंने कराई थी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, सुन ले, एक मॉलिक्यूल है जो चल रहा है, तो उसके चलने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो एक्स वाई जेड तीनों पे होगी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है। और जब हर पॉसिबल डायरेक्शन में चल सकता है, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर भी लगाएगा वो कंटेनर की वॉल पे, समझ गया। तो अब ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है अपना, है ना, चल रहा है ऐसे, तो इसके पास एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी एक्स आई क्या, वी वाई जे कैप, और वी जेड के कैप, ठीक है भैया। आज शाम के 7 बजे वाली क्लास ले लेना पक्का, ठीक है। तो वी कॉस्मिक आ जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने इसका, वी जेड स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड, मतलब इन तीनों का जो रिजल्ट है वो क्या है, वी स्क्वायर, समझ गया। देखिए इसके अंदर जो गैस, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करो तो इसका मास क्या है, एम, इसका मास क्या है, एम, ठीक है भैया। अच्छा, इसका जो कंटेनर लिया उसकी लेंथ क्या है, एल, इसकी हाइट क्या है, एच, और इसकी विड्थ क्या है, बी, ठीक है। तो हमने लिख दिया भैया ये, इसका तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, तो आपको पता है वो एक्स के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी चल रहा है, वी एक्स है, तो उसका मोमेंटम एक्स के लॉन्ग कितना होगा। अब जब कोलिजन करेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, जैसे कि हम पता है भैया ये कोलिजन किस तरीके से है, इलास्टिक कोलिजन, तो जितनी वेलोसिटी से टकराया उतनी वेलोसिटी से क्या होगा, वापसी आ जाएगा। तो मोमेंटम क्या रहेगा, फाइनल वाला भी रहेगा इनिशियल वाला, लेकिन इनिशियल वाला हमने क्या लिया पॉजिटिव, फाइनल वाला क्या ले लिया है नेगेटिव, माइनस हो गया भैया, क्या आ गया, मोमेंटम चेंज हुआ इतना, ठीक है भैया। तो वॉल का मोमेंटम क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं भैया टाइम कितना लगा, तो आपको पता है भैया कंटेनर की वॉल पे गया, यहां से मान लीजिए दूरी कितनी है, एल, कंटेनर की वॉल पे टकराया, फिर वापसी आया, फिर टकराया, तो इस दौरान में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2l, और कितने किसका लॉन्ग चल रहा है, एक्स का लॉन्ग, तो वी एक्स, तो टाइम कितना लगा, 2l डेल्टा वी, क्या लगाया भैया, 2l डेल्टा वी। अच्छा, इस दौरान में मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाया, तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, 2mvx, और टाइम कितना लगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये क्या हुआ भैया, इतना फोर्स लगा, एक मॉलिक्यूल ने कंटेनर पे टकरा करके वॉल पर इतना फोर्स लगाया, किसके, कंटेनर की वॉल पर। तो अपने को पता है भैया, ध्यान दीजिए, कितना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो आपको पता है जिसकी मैं जिस फेस की बात कर रहा हूं उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, बी, और हाइट क्या है, एच, तो इसका एरिया क्या होगा, एच इंटू में बी, जिसमें मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स इतना लगा, एरिया क्या है उस वॉल का इतना। तो ये सॉल्व कीजिए, आ गया एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर एक्स के लॉन्ग, हमें पता है ये मॉलिक्यूल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन चल रहा है, तो ये वाई के लॉन्ग भी प्रेशर लगाएगा, जेड के लॉन्ग भी। तो जब भी हम ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो हम एवरेज प्रेशर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज प्रेशर क्या होगा, एक्स वाई और जेड बटे डिवाइड बाय 3। सबको सॉल्व किया, आप कहीं आ गया, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, वी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं भैया आरएमएस वैल्यू, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो ये वी स्क्वायर हो गया, भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल ने जो प्रेशर लगाया, अपने को पता कितने मॉलिक्यूल है, एन, कितने हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब आपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूल से, तो ये आ गया आपका एम, एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या हुआ, टोटल मास ऑफ दी गैस इन कंटेनर, कंटेनर के अंदर कुल कितना मास हो गया, कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल के मास के प्रोडक्ट के क्या रहा है, बराबर आ रहा है। उसके बाद भैया ये क्या, ये वॉल्यूम तो था ही, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो भैया प्रेशर का फॉर्मूला आपका ये आ गया 1/3 रो वी स्क्वायर। ये डेरिवेशन नहीं आएगी क्योंकि ये आ गई तो फिर तो आप पता नहीं भूल जाओगे, ठीक है।
ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को पता प्रेशर क्या होता है 1/3 rho v स्क्वायर, और काइनेटिक क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा यहां पर ये v क्या है आरएमएस स्पीड है, क्या है आरएमएस स्पीड। m जो अगर मैं बात करूं फॉर 1 मीटर क्यूब, फॉर 1 मीटर क्यूब के लिए मास क्या होता है डेंसिटी के बराबर होता है, आपको याद होगा। इसको हम क्या लिखते हैं डेंसिटी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब। एक भाई प्लीज, पर मीटर क्यूब के लिए क्या आ गई काइनेटिक, और ये पर मीटर क्यूब का क्या आ गया प्रेशर। डिवाइड कर दीजिए आपका रिलेशन आ जाएगा ये रहा। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो ये होता है। ठीक है, प्रेशर जो ये होता है। ठीक है भैया, प्रेशर और काइनेटिक के बीच में रिलेशन। ठीक है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। भाई देखिए अभी हमने देखा भैया हमारी प्रेशर एनर्जी क्या थी, क्या था 1/3 रो वी स्क्वायर। ये 1/3 रो क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम है ना, और ये वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिया पीवी हो जाएगा, ये 1/3 एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये पीवी किसके बराबर होता है एनआरटी के, किसके बराबर होता है, तो ये जाएगा 1/3 एम वी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हुआ एनआरटी, और ये क्या हुआ 2/3 दंड लिख दीजिए, और ये क्या हुआ 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, हम देख रहे हैं भैया यहां पर ये क्या है काइनेटिक हो गया, क्या हो गया काइनेटिक 2/3 बराबर में एन आर टी हो गया। ये कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर आएगा हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा डायरेक्टली इनटू टेम्परेचर। अब ये भी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली इनटू क्या होगा टेम्परेचर, तो वी इज डायरेक्टली इनटू क्या होगा √T। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान रखना, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक भी क्या होगी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी। एट 0 केल्विन ऑल मॉलिक्यूल मोशन स्टॉप। सारे मॉलिक्यूल की मोशन क्या होती है भैया रुक जाती है, किस पे 0 केल्विन पर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं तो ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, सारे लॉस भी देखिए लॉ। अब पहला क्या है बॉयल्स लॉ ड्राइव करना है, क्या लेना है इसी इक्वेशन से। तो आपको पता भैया पी सॉरी प्रेशर इक्वल्स में क्या था 1/3 रो वी स्क्वायर, पी इक्वल्स टू में 1/3 रो क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ ये पीवी इक्वल्स में क्या 1/3 एम वी स्क्वायर। अच्छा वी स्क्वायर क्या होता है वी स्क्वायर टी के क्या होता है डायरेक्टली होता है, वी जो होता है अंडर टी के डायरेक्टली होता है, लेकिन वी स्क्वायर क्या होता है टी के डायरेक्टली होता है। ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट है, तो पी इज डायरेक्टली उल्टा क्या हो गया। अरे सॉरी बॉयल्स लॉ तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे लगता है ना। ठीक है, हम जानते हैं वी स्क्वायर क्या है टेम्परेचर का क्या होता है डायरेक्टली होता है एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पीवी भी क्या हो गया। तो आगे बॉयल्स लॉ। अगला आता है ये चार्ल्स लॉ। क्या आता है चार्ल्स लॉ करने के लिए आपको प्रेशर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको पता पीवी को उसमें क्या होता है बोलिए मत भैया 1/3 रो वी स्क्वायर पीवी, ये जगह 1/3 रो की जगह पे क्या लगा मास अपॉन में वॉल्यूम, ये क्या वी स्क्वायर पीवी। भाई देखिए वॉल्यूम को दे लेंगे 1/3 वी स्क्वायर। अच्छा चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होना चाहिए भैया प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर जैसे कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनटू क्या होगा वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर किसका डायरेक्टली होता है ठीक है, तो वी इज डायरेक्टली इनटू क्या हो गया टी हो गया। फिर आता है गे लुजैक लॉ। ठीक है, गे लुजैक लॉ में देखिए भैया वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या होता है तो पीवी कोस में क्या होता है सॉरी पी कोस में क्या होता है 1/3 रो वी स्क्वायर, पी 1/3 रो मास अपॉन में वॉल्यूम वी स्क्वायर। और यहां पर क्या हुआ आपने कांस्टेंट क्या किया वॉल्यूम कांस्टेंट किया, ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट होगी, तो पी डायरेक्टली इनटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर डायरेक्टली इनटू टी, तो पी डायरेक्टली इनटू क्या होगा ठीक हो जाएगा आंसर आ गया। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आउट ऑफ सिलेबस से मत कीजिए इसे। ठीक है, एवरेज स्पीड याद है 4-5 की वेलोसिटी रखी है, आप उसको एवरेज निकालो तो क्या करो
RMS वैल्यू को में क्या करना आपको, आर सबका जो ये क्वेश्चन करा रखे थे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जितने कोऑर्डिनेट्स में आपका जो है, ठीक है, वो मतलब मॉलिक्यूल फ्री रह सकता है, कहां कहां चल सकता है, उसकी फ्रीडम किसके किसके अलॉन्ग है, कहां कहां पे अपनी एनर्जी को क्या करता है, वो वेस्ट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, कहां कहां से। अब देखिए भैया, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, ठीक है भैया। बात करता हूं भैया मोनो एटॉमिक के, सब बकवास लिखा हुआ, कुछ मत पढ़ना इसको, ठीक है। बात करता हूं सिंगल पार्टिकल सिस्टम में, कहां गए भाई सिंगल पार्टिकल सिस्टम, हाँ विद हाँ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अरे ये मुद्दे पे आओ ना सीधा, हाँ ये देखिए, ये भैया मोनोएटॉमिक गैस की बात करता हूँ, ठीक है भैया। मोनोएटॉमिक गैस की बात करता हूँ, तो मोनोएटॉमिक गैस क्या होता है, एक्स के अलॉन्ग भी जा सकती है, वाई के अलॉन्ग भी और जेड के अलॉन्ग भी जा सकती है। तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया भैया, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है भैया, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 3, ठीक है। चलो अब दो पार्टिकल के बीच में देखो, तो अगर दो पार्टिकल के बीच में, तो दो पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। इसकी बात करो, इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कुल कितना हो गया, 6। लेकिन एक जुड़ने की वजह से क्या हुआ, माइनस हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, देखिए इसका अकेले का 3 है, इसका अकेले का 3 है, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन हो गया जिसके बिलोंग ये चल ही नहीं सकते, फ्री नहीं हो सकते दोनों, ठीक है भैया। तो यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, छीन गया इनसे, तो क्या हो गया, 5। नहीं क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया, सुन लीजिए, हमने एक फॉर्मूला बना, भाई प्लीज देखिए, हमने एक फॉर्मूला बना दिया, हमने कहा कि भैया एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है। दो मॉलिक्यूल है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5 है। यानी जो भी है, अच्छा ये इसमें दो मॉलिक्यूल वाले में 5 क्यों हो गया, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड बन रहा था एक, ठीक है। और यहाँ पर 3 क्यों बन रहा है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, आर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड उनके बीच में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमने निकाल दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ एन माइनस आर। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको पता है एक सिंगल रहेगा, ये सिंगल रहेगा, एन की वैल्यू 1 रहेगी, तो भैया आपको पता है इसके बीच में बॉन्ड बनना ही नहीं है, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। एन क्या है 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3, ठीक है। अच्छा अगर दो मॉलिक्यूल वाला सिस्टम है तो क्या होगा, दो एटम वाला सिस्टम है तो क्या होगा, 6 हो गया। लेकिन आपको पता है इनके बीच में एक बॉन्ड भी बनेगा, तो उसे माइनस करना आपको, तो क्या होगा, 5। अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल वाला सिस्टम है, तीन मॉलिक्यूल में 2 वैरायटी होती है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर की बात करूं तो लीनियर में देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का तो मेरे ख्याल से लीनियर होता है, ठीक है, ये लीनियर होता है, क्या होता है, इसके 2 जगह से बॉन्ड है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 3 2 माइनस 2, क्या हुआ डिग्री फ्रीडम इसका, सॉरी 3 3 3 3, ये क्या हुआ, 7 डिग्री फ्रीडम हो गया, क्या आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेंट वाले की बात करता हूं, जैसे वो होता है H2O, ये हो गया H, सॉरी H2O, हाँ ठीक है H, और इनके पास में आने की वजह से इनके बीच में भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में भी क्या होता है, इनके बीच में तो होता ही है, इन पास में आने की वजह से ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर भी रिलेशन आता है इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या करना, 3 करना, तो क्या होगा आपका 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा भैया आपका, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ गया भैया। भाई देखिए प्लीज बोलिए मत कोई भी, ठीक है। ये लिखवा रखा है लीनियर के लिए, भाई प्लीज नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, और बैंड के लिए ये रहा, ठीक है। पास में आने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड और क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, देख लीजिए मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, भाई प्लीज यहां इधर ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटॉमिक है, क्या है, उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं, या तो 7 या 6, ठीक है। तो कह रहा है जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसके पास जितनी भी एनर्जी है सबके पास क्या होगा, इक्वल अमाउंट में जाएगा, क्या आएगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए 7 है, क्या है, उसके पास कुल एनर्जी कितनी है, 70 जूल है, क्या है, तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी रहेगी, 10 10 10 जूल, समझ गए भैया। वही लिखा हुआ है, कह रहा है इट स्टेट्स दैट इन एनी डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम मतलब जिसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हो भैया, चल रहे हो,
ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भैया, एनर्जी क्या होती है भैया, इक्वल इक्वल जाती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ केबीटी, क्या है, हाफ केबीटी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होगी। सुन ले सुअर, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगी, जिस मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास कुल एनर्जी कितनी होती है, 3/2 केबीटी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ केबीटी। जिस मॉलिक्यूल के पास 50 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 50/2 केबीटी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। मतलब प्रत्येक के पास कितनी एनर्जी होनी है, हर डिग्री के पास हाफ केबीटी। कितनी होगी, एक डिग्री के पास हाफ केबीटी, 2 डिग्री के पास 2 केबीटी इक्वल, ठीक है भैया। तो यहां पे लिखा हुआ है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिस्ट विद हाफ केवीटी एनर्जी। अगर मान लीजिए ओए मोनोटॉमिक की बात करो तो मोनोटॉमिक, अरे सुन ले, मोनोटॉमिक की डिग्री फ्रीडम कितनी होती है, 3, तो कुल कितनी एनर्जी होगी, 3 केवीटी। एक मोल के लिए आपको पता ही तो एक मॉलिक्यूल का होगी ना, एक मोल के लिए क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 3/2 RT। एन के लिए क्या होगा, एन मोल के लिए क्या होगा, एन से भी मल्टीप्लाई कर, फॉर एन मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए एन मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी एनर्जी होती है, ये डायटोमिक के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, तो 5 के पास, तो कुल कितनी एनर्जी होगी, डायटोमिक के पास डायटोमिक के एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी, अपने पास एक मोल के पास कितनी होगी, एन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5/2 RT, क्या होगा, और एन मॉलिक्यूल एन मोल के पास कितनी होगी, एन 5/2 nRT, 5/2, देखो 5/2 nRT। एक के पास, एक मोल के पास इतना और एन मोल के पास इतना। पोली की बात करूं तो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम पोली का क्या होता है, पोली मतलब किसी भी गैस के लिए, समझिए, पोली मतलब कोई भी गैस हो, कितना भी हो, जिसके अंदर मॉलिक्यूल की संख्या आपको पता है, नंबर ऑफ रिलेशन पता है, तो आप निकाल सकते हो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भैया। तो आपको पता है 1 डिग्री के पास कितनी एनर्जी होती है, इतनी, तो इतनी डिग्री के पास कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर मैंने बोला एक मोल के पास क्या होगा, केबी की जगह पे क्या आएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केबी की जगह पे ये दोनों मिलकर के आ जाएंगे, आ जाएंगे, और एन के लिए क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेसिफिक हीट, ध्यान दीजिए भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक गैस। स्पेसिफिक हीट होती क्या एक्चुअली, पहले देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल में करा रखा होगा, फर्स्ट लो भी ड्राइव करा रखा है, ठीक है। ये क्या है, dq इक्वल्स टू एन सी डी टी। सी क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, क्या है ये, ठीक है। तो हीट इक्वल्स, स्पेसिफिक हीट होती क्या है दिव्यांश, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बस ये होगा ना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट स्पेसिफिक हीट होती है किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में, विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, ठीक है, ठीक है भैया, उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट में ही क्या होगा, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगी उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और वो हीट होती है डीक्यू। टोटल हीट ये होती है कितने, एन मोल के लिए, एन मोल के लिए कुल हीट ये इतनी होती है, बाकी आपको ध्यान रखना डीक्यू इक्वल्स टू एन सी वी। ये सी क्या होता है, एक मोल का, ये सी क्या है, एक मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट, ठीक है, और dt क्या टेम्परेचर। तो भैया स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, अभी देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो भी हीट दोगे वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी और वर्क करेगी, लेकिन हम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जो भी, अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, dq क्या है भैया, एन सी वी डी टी, क्योंकि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इसकी जगह पर ये क्या लिख दोगे, एन सी वी डी टी डी यू, मतलब दी गई, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से एक मोल के लिए क्या होगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सीवी डी टी बराबर में डी डी हो जाएगा, तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, डी यू अपॉन डी, यानी ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, ठीक है भैया। अब ध्यान रखना, और एक रिलेशन और बताया था मैंने, सीवी सीपी माइनस बराबर में आर, ये भी बताया था, ठीक है। अब देखिए फॉर मोनोटॉमिक के लिए ध्यान दीजिएगा, फॉर मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, प्रत्येक एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी, मोनोटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसलिए क्या होगा 3/2 केबीटी। एक मोल के पास कितनी एनर्जी होगी,
ये हो जाएगा 1 मोल के पास। अच्छा आपको पता है अभी मैंने बताया था CV क्या होता है DU अपॉन में DT, तो ये तो U है, क्या है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 3 और R क्या होगा, बाहर आएगा, और DT अपॉन में DT क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको पता CV की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, क्या आ गई, CV की वैल्यू जब ये आ गई तो गामा क्या होता है सॉरी CP क्या, फिर CP निकालोगे, कैसे निकालोगे, CP कैसे निकालोगे, CP इक्वल्स टू में R प्लस CV, R प्लस CV, क्योंकि CP माइनस CV इक्वल्स में क्या होता है, R होता है, तो CP की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो अपने को CV की वैल्यू तो ये पता लगी है ना, और R में जोड़ दीजिए, फिर क्या हुआ, CP आ गया, क्या आ गया, तो CP, अब गामा क्या होता है, CP अपॉन में CV, तो CP की वैल्यू क्या रखी है, यहां से निकाल लेना, CV की वैल्यू ये रही, दोनों का रेशियो निकाल लेना, तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये रही 1.66, क्या आएगी 1.66। डाई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, एनर्जी कितनी होगी 5/2 RT, ये क्या हुआ, U हो गया, कुल एनर्जी 1 मोल के पास। अपने को क्या निकालना है, CV निकालना, CV क्या होता है DU अपॉन में DT, तो इसको रखोगे तो क्या 5/2 R बाहर आ गया, DT अपॉन में DT, तो ये क्या हुआ 5/2 R आ गया, क्या आ गया CV, क्या आ गया। अब CP निकालोगे तो उसके बाद उसका गामा निकालोगे CP अपॉन में CV करके, ये क्या होगा 1.4 के आसपास आएगा, कर लोगे। चलो भैया ऐसे मोनो किसी के लिए भी निकाल सकते हो, पॉलीएटॉमिक के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है भैया, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ CP एंड CV मिक्सचर ऑफ द गैस, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, करना ही नहीं है। ये जेई के सारे क्वेश्चन जेई के थे, आप ये करने की आवश्यकता नहीं है, आपके आगे कराया था मैंने इसे, ये कोई से, हाँ अब यहाँ पे आता है मीन फ्री पाथ, क्या आता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है भैया, तो देखिए भैया एक मॉलिक्यूल होता है, जब आगे चलता है तो लगातार कई सारे मॉलिक्यूल से क्या करता है, कोलिजन करता रहता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है 50 कोलिजन कर लिए, तो उसका मीन फ्री पाथ कितना हुआ, मीन फ्री पाथ का मतलब होता है वो पाथ जिस पर उसका कोलिजन ना हुआ हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां गया एक कोलिजन हो गया, यहां गया ये कोलिजन हो गया, ये तो ये फ्री पाथ कहलाता है, क्या कहलाता है। अब इन सबका जो मीन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। कैसे निकालेंगे, λ1 + λ2 जितनी बार कोलिजन हुआ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और ये देखिए भैया ये मीन फ्री पाथ आ गया, ठीक है। इसका जनरल एक्सप्रेशन, खैर ये सब तो नहीं आएगी, केवल इससे ही काम पड़ेगा आपका, ठीक है। देख लेना एक फैक्टर अफेक्टिंग द मीन फ्री पाथ, तो इसे आप देख लोगे, ठीक है। ये वाली चीज, ये आसान चीज है, ठीक है, जो मैंने पूरा एकदम डिटेल में लिखवा रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो चुका है, क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है।